डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे फालसा कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस। तो शुरू करते हैं। फालसा, जिसका कॉमन नेम है इंडियन शरबत बेरी, इसका बॉटनिकल नेम है ग्रेविया एशियाटिका और यह है फैमिली टिलिएसी का फ्रूट क्रॉप है। तो जो टिलिएसी फैमिली है उसमें ओनली वन जीनस ग्रेविया जो है वही एडिबल फ्रूट का प्रोडक्शन करता है। और अगर इसमें इम्पोर्टेंट स्पीसीज को देखें तो इसमें ग्रेविया सुबेनिक्वलिस जो है इसकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। तो टिलिएसी के अंदर 18 जेनेरा और 400 स्पीसीज है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। और अगर इसमें हम क्रोमोसोम नंबर देखें तो इसमें गुणसूत्र संख्या 2n = 36 पाई जाती है, यानी यह एक ऑटो टेट्राप्लॉइड सेल्फ पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप है। और अगर इसका ओरिजिन देखें तो यह इंडिया से ओरिजिनेटेड एक माइनर फ्रूट क्रॉप है। अब इसका अगर हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन देखें तो यह एक डेसिडुअस लार्ज स्क्रैगली श्रब है या एक स्मॉल ट्री है जो कि 15 फीट तक की हाइट लेता है। और यह नॉर्थ इंडिया के अंदर डेसिडुअस बिहेवियर रखता है, लेकिन साउथ इंडिया में यह एक एवरग्रीन श्रब या स्मॉल ट्री की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए स्क्रैगली वर्ड का यूज़ किया गया है। स्क्रैगली यानी इसकी जो शाखाएं होती है वह थिन और बोनी होती है, यानी सख्त होती है इसकी शाखाएं, और इसे बुश या सिंगल स्टेम ट्री की तरह ट्रेंड किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फालसा के अंदर डीप रूट सिस्टम पाया जाता है, इसलिए यह सभी तरह से वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन में भी ग्रो किया जा सकता है जहां पर अदर क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। फालसा के अंदर लॉन्ग ड्रूपिंग ब्रांचेस होती हैं और इसकी जो यंग ब्रांचलेट्स होती है वह हेयर्स से डेंसली कोटेड होती है, यानी ऊपर उन ब्रांचेस के ऊपर हल्के हल्के हेयर्स दिखाई देते हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं वह ब्रॉडली होती है, हार्ट शेप्ड होती है और इसमें कॉर्सली टूथड होती है, यानी इनकी पत्तियों के दांतेदार सिरे पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो अंडर साइड जो होती है लीफ की वहाँ पर वाइटिस ब्लूम दिखाई देता है। इसके अंदर स्मॉल ऑरेंज येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि सन के रूप में पाए जाते हैं, लीफ एक्सिल में आते हैं। और जो फ्लावरिंग टाइम है वह कब है? नॉर्थ इंडिया में अप्रैल के समय इसमें फ्लावरिंग होती हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वह मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। इनके फ्लावर्स के अंदर ग्रेविनॉल पाया जाता है जो कि एक लॉन्ग चेन कीटो एल्कोहल टेट्राट्राइकोटेन होता है। अब अगर इसका हम कल्टीवेशन देखें तो इसका कल्टीवेशन किस लिए किया जाता है? इसका कल्टीवेशन इसके स्वीट सॉर एसिडिक फ्रूट के कारण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह समर मंथ में मार्केट में फालसा के नाम से आता है। और यह एक मोस्ट पेरिशेबल फ्रूट क्रॉप है जो कि ड्रॉट को टॉलरेट कर सकती है और इवन हाई टेम्परेचर 44 डिग्री को भी टॉलरेट कर सकती है। और इसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ होने के कारण और पेरिशेबल नेचर होने के कारण इसको लोकल मार्केट में तुरंत इसको सेल करना ज़रूरी हो जाता है या इसको प्रोसेस्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स फ्रूट होता है वह एडिबल ड्रूप होता है जो कि 5 to 12 mm डायमीटर का होता है। इस पर थिन वाइटिस ब्लूम जो होता है वह कवर्ड रहता है और यह फाइनली डार्क पर्पल और नियरली ब्लैक कलर का होता है जो कि ओपन ब्रांच्ड क्लस्टर में प्रोड्यूस होता है, यानी एक साथ गुच्छे में यह फ्लावर फ्रूट्स आते हैं। तो इसका जो पूरा का पूरा फ्रूट जो है वह सीड के साथ खाया जाता है। तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फालसा का फ्रूट क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेप्स के समान प्लीजेंटली एसिड फ्लेवर पाई जाती है। और इसमें जो रेड कलर होता है वह एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। तो फालसा के जो फ्रूट्स होते हैं वह जून के मंथ में राइपन हो जाते हैं।
जिसके अंदर 1 to 2 हार्ड सीड्स पाए जाते हैं। फ्रूट के अंदर 55% जूस पाया जाता है, 11 to 12% TSS और 3% एसिडिटी पाई जाती है। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो फालसा जो है इसमें पाए जाने वाले कलर्ड फ्रूट जूस के कारण एंटीऑक्सीडेंट होता है नेचर में, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यह सुटेबल माना जाता है, क्योंकि यह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है विदिन 4 to 5 मंथ में कंप्लीट कर लेता है। और इसकी जो बार्क होती है उसमें म्यूसिलिजेस जो जूस होता है वह शुगर और जैगरी को प्योरीफाई करने के काम में लिया जाता है। इसी तरह ये जो फ्रूट होता है इसके पल्प से शरबत और स्क्वैश बनाया जाता है, और इसी जो राइप फ्रूट होता है उसे फ्रेश भी काम में लिया जा सकता है, डेजर्ट के रूप में, या प्रोसेस्ड करके रिफ्रेशिंग फ्रूट या सॉफ्ट ड्रिंक की तरह भी इसको समर मंथ में काम में लिया जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स यह मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के लिए भी सुटेबल माना जाता है। अब देखते हैं इसमें क्लाइमेट एंड सॉइल। तो फ्रेंड्स इंडिया में फालसा जो है वह अप टू एन एलिवेशन ऑफ 3000 फीट तक ग्रोन किया जा सकता है, यानी समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई तक इसको ग्रोन किया जा सकता है। इससे अपर एलिवेशन पर यह ग्रोन नहीं होता है। इसको फ्रूटिंग के टाइम हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जहाँ पर डिस्टिंक्ट विंटर सीजन होता है वहाँ पर यह अच्छी तरह परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि यह डेसिडुअस होता है और अपनी लीव्स जो कब फॉलिंग कर देता है, कब फॉलिंग करता है, माइल्ड विंटर सीजन में यह अपने लीव्स को फॉलिंग कर देता है, और जब मार्च का मंथ आता है तब यह वापस रीस्प्राउट्स होता है, यानी इसमें फुटान शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हमें फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर से हमको इसे प्रोटेक्ट करना है। इसी तरह इसमें हाई टेम्परेचर जो होता है जून के मंथ में वह फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। साथ ही हाई टेम्परेचर के कारण एप्रोप्रिएट फ्रूट कलर और गुड ईटिंग क्वालिटी आती है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यह एक बहुत ही हार्डी फ्रूट क्रॉप है जो कि मार्जिनल सॉइल्स के अंदर भी ग्रोन की जा सकती है जहाँ पर अदर फ्रूट ग्रोन नहीं होते हैं। अगर इसे वाटर लॉक्ड कंडीशन में ग्रोन किया जाता है तो प्लांट जो है क्लोरोटिक और पुअर ग्रोथ वाला हो जाता है, इसलिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो है इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और अगर हम इसमें ग्रोथ देखें तो यह स्कैंटी इरिगेशन कंडीशन में भी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अब देखते हैं इसमें कल्टीवर्स। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कल्टीवर्स के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन फिर भी शरबती और लोकल जो है यह नाम देखे जा रहे हैं। इसी तरह इसकी वैरायटीज जो हैं उनको टॉल और ड्वार्फ में भी बांटा गया है। तो जो टॉल कल्टीवर्स होते हैं वह वाइल्ड प्लांट होते हैं जिनमें एसिडिक फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह जो इसकी ड्वार्फ वैरायटीज है उनमें श्रबी नेचर होता है, यानी झाड़ीनुमा होती है, और इनके फ्रूट जो है स्वीट एंड एसिडिक फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं फालसा में प्रोपेगेशन। तो अदर फ्रूट्स की तरह फालसा का प्रोपेगेशन भी सीड और वेजिटेटिव मीन्स दोनों तरह से ही किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे सीड प्रोपेगेशन। तो फ्रेंड्स फालसा में जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड सीड्स होते हैं वह जर्मिनेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। इनकी जो विएबिलिटी होती है वह 90 to 100 डेज ऑर्डिनरी कंडीशन में बनी रहती है, यानी आफ्टर 90 to 100 डेज इसकी विएबिलिटी लॉस हो जाती है। और सीड जो जर्मिनेशन में कितना टाइम लगता है 15 to 20 डेज। तो फ्रेंड्स हाईएस्ट जर्मिनेशन लेने के लिए हमको क्या करना है कि जो सीड्स होती हैं उनको इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी सीड्स को फ्रूट से तुरंत निकालने के बाद हमको सोन कर देना है। और इसी तरह जो बोल्ड सीड्स होते हैं वह भी जुलाई के मंथ में 90% जर्मिनेशन देते हैं, और इसकी जो सीडलिंग होती है वह जनवरी तक ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, यानी हम यह कह सकते हैं कि 3 to 4 मंथ बाद यह जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब इसका प्रोपेगेशन देखते हैं वेजिटेटिव मीन्स। तो वेजिटेटिव मीन्स में अगर हम देखें तो इसे कटिंग के द्वारा, ग्राउंड लेयर्स और एयर लेयर्स के द्वारा भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कटिंग से देखें तो कटिंग जो है
वह म्यूसिलेज की प्रेजेंस होने के कारण रूटिंग जो है डिफिकल्टी से करती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी पड़ती है, जिसको कि 1000 ppm NAA के द्वारा ट्रीट किया जाता है और इसे जुलाई में नॉर्थ इंडिया में प्लांट किया जाता है। यानी अगर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में देखें तो इसे जुलाई में ही प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 1000 ppm NAA। अब नेक्स्ट आता है इसमें प्लांटिंग। तो फालसा में प्लांटिंग करने के लिए हमको क्या करना है कि 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर के पिट्स की डिगिंग करनी है और डिस्टेंस क्या रखनी है 2.5 से 3 मीटर्स रखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको ग्राउंड करते हैं तो यह जो डिस्टेंस है वह 1.25 से 2 मीटर तक भी हो सकती है। अब ये जो पिट्स होते हैं इनको टॉप सॉइल और FYM 10 किलोग्राम पर पिट से हमको फिल करना है। और प्लांटिंग कब कर सकते हैं? प्लांटिंग का टाइम है फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त। और जब प्लांटिंग कर दी जाती है उसके बाद लाइट इरिगेशन करना ज़रूरी होती है ताकि सॉइल जो है वो रूट्स के चारों ओर सेट हो जाए। अब इसमें देखें प्लांटिंग सिस्टम, तो इसे डबल रो प्लांटिंग सिस्टम में अगर लगाया जाता है तो ये जो फालसा में यील्ड है वह 20 to 30% ज़्यादा मिलती है। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फालसा। तो फालसा जो है उसे यूजुअली बुश की तरह ट्रेंड किया जाता है, इसमें कोई इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फालसा है वह करंट सीजन ग्रोथ पर बेयरिंग करता है, इसलिए वहाँ पर रेगुलर प्रूनिंग होना ज़रूरी है। और रेगुलर और एनुअल प्रूनिंग से बेटर क्वालिटी फ्रूट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। जब इसे एक बुश की तरह ट्रेंड किया जाता है तो उसको ग्राउंड लेवल पर 2 to 3 सेंटीमीटर के स्टब्स छोड़ते हुए कट कर दिया जाता है। और इन स्टब्स पर जो स्प्राउट्स है वह अमर्ज होते हैं और इनमें फ्लावरिंग जो है मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। और अगर नॉर्थ इंडिया में इसका प्रूनिंग का टाइम देखें तो यह है दिसंबर जनवरी, यानी ग्रेप्स के सिमिलर इसमें प्रूनिंग करनी है दिसंबर जनवरी के मंथ में। तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें सीवियर प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। 0.75 से लेकर 1.25 मीटर तक की हाइट पर इसको सीवियरली प्रून्ड किया जाता है। इसी तरह इसको हेड सिस्टम पर भी ट्रेंड किया जाता है। इसके लिए हमको क्या करना है कि 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर की हाइट तक सिंगल स्टेम रखा जाता है, उसी पर इसको डेवलप होने दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, जनवरी में प्रूनिंग के बाद हमको क्या करना है 5 किलोग्राम FYM पर प्लांट को देना है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको 50 to 100 ग्राम जो यूरिया है उसे 2 स्प्लिट डोजेज में मार्च और अप्रैल के मंथ में देना है। यानी मंथली इंटरवल पर हमको 50 to 100 ग्राम जो यूरिया है उसको देना है। और इस डोज को 4 ईयर की एज तक आते आते हमको जस्ट डबल कर देना है, यानी 200 ग्राम जो यूरिया है उसको 2 स्प्लिट डोजेज में देना है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो इसका जो फ्रूटिंग सीजन कब है? फालसा का फ्रूटिंग सीजन है समर मंथ। तो फ्रूट्स जो है जून के फर्स्ट वीक में राइपन होना शुरू करते हैं और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रूट का जो क्लस्टर होता है उसमें कुछ फ्रूटी राइपन होते हैं, इसलिए इसमें कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसमें नंबर ऑफ पिकिंग को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना है, इथेफॉन की एप्लीकेशन करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फालसा एक पेरिशेबल नेचर वाली क्रॉप है, इसलिए इसको हार्वेस्टिंग के बाद विद इन 24 आवर्स में हमको मार्केटिंग कर देनी है या इसको प्रोसेस्ड कर लेना है। और अगर इसमें यील्ड देखें तो 9 से 11 किलोग्राम पर प्लांट हमको इसकी उपज मिलती है। तो फालसा में यूनिफॉर्म राइपनिंग करने के लिए अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना है कि जो इसकी
मिड मई के मंथ में जो इसकी शूट्स के जो एपिक्स होते हैं यानी जो अग्रभाग होते हैं उनको हमको पिंचिंग कर देना है। इससे क्या है कि जो शूट की ग्रोथ है वो आगे नहीं होगी और फ्रूट भी यूनिफॉर्म राइप होंगे। अब देखते हैं फालसा में पाए जाने वाले पेस्ट एंड डिजीज। तो इसमें लगने वाले मुख्य पेस्ट कौन से हैं? लीफ ईटिंग कैटरपिलर, टर्माइट, और अगर डिजीज में देखें तो इसमें आता है लीफ स्पॉट डिजीज और रस्ट डिजीज। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पेस्ट। इसमें है लीफ ईटिंग कैटरपिलर यानी पत्ती कुतरने वाले कैटरपिलर सॉरी। तो यह कैटरपिलर क्या करते हैं, यह नाइट टाइम में अटैक करते हैं और जो ग्रोइंग सूट्स होते हैं उनके अंदर गॉल फॉर्मेशन करते हैं यानी गांठें बना देते हैं। तो इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का रिलीज करना है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें पेस्ट आता है टर्माइट यानी वाइट एंट। यह क्या करती है कि जो इसकी रूट्स होती है उनको डैमेज करती है। तो इन टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है? इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस 10 ml पर लीटर वाटर के साथ सीड सोइंग के 30 डेज बाद हमको इसको एप्लीकेशन करना है ताकि इसमें वाइट एंट का कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह लीफ स्पॉट डिजीज होती है, जो पत्ती धब्बा रोग है, वह सर्कोस्पोरा ग्रेवी के द्वारा होता है। और अगर हम रस्ट देखें तो रस्ट होता है डस्टुरेला ग्रेवी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज हमने फालसा कल्टीवेशन किया है, कैसे इसमें डिजीज़ या पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्या इसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र अप्लाई करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन किया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज हिंपा एग्री क्लासेस।